मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइंड है। बिजली की तरह तेज हेजल हंटर आखिरकार माया सिटी के ऊपर पहुंच गया, जो कि तूफान के केंद्र से ज्यादा दूर नहीं था। अपनी साधना के बावजूद वह बहुत नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसे संपार्श्विक क्षति का डर था। यही केंद्र होना चाहिए। अपनी दृष्टि को बढ़ाते हुए उसने दूर तक देखा। एक हवेली नजर आई, जहां एक गोल मटोल आदमी और एक बुजुर्ग एक दूसरे के सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बातचीत कर रहे हों। बाईं ओर वाला आदमी अधिराज होना चाहिए, जो माया सिटी में तलवार चाकू सेक्ट की शाखा का प्रमुख है। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। यह संभावना है कि उन 3 प्रतिभाशाली लोगों ने बिजली को चालू किया हो। आने से पहले डिजिटल हंटर ने विशेष चैनलों के माध्यम से अधिराज से संपर्क किया था और उसके रूप रंग का विवरण प्राप्त किया था। इसलिए भले ही वे कभी मिले नहीं थे, हेजल हंटर ने उसे तुरंत पहचान लिया। हालांकि अधिराज के सामने खड़े आदमी की पहचान एक रहस्य थी। तूफान के बीच शांति से खड़े होने के कारण उसमें घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। एक विचार के साथ हेजल हंटर ने उस आदमी की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया। एक पल में आदमी की साधना स्पष्ट हो गई। स्रोत पूल क्षेत्र, 8वां स्तर, भीम रैंक। माया सिटी में ऐसी खेती अच्छी थी, लेकिन हेजल हंटर जैसे व्यक्ति के सामने यह चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी। अपना सिर हिलाते हुए हेजल हंटर उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि गोल मटोल आकृति की नाराज आवाज गूंजी। भागो! आदमी के हाथ की एक लहर के साथ गड़गड़ाहट, जिसे हेजल हंटर भी गंभीर चोट के बिना बड़ी मुश्किल से झेल सकता था, पलक झपकते ही गायब हो गई, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। ये हेजल हंटर की पुतलियां सदमे से सिकुड़ गईं। वह अपने सभी तुरुप के पत्तों के साथ उस तूफान को झेल सकता था, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। फिर भी इस आदमी ने उसे आसानी से टाल दिया, जिससे बिजली को विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। यह किस तरह का लेवल था? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि हेजल हंटर को ऊर्जा में जरा भी उतार चढ़ाव का एहसास नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि उस आदमी की शक्ति इतनी केंद्रित थी कि उसका कोई भी हिस्सा बाहर नहीं निकल पाया। महारत का एक ऐसा स्तर जो समझ से परे था। ऊर्जा को बिखेरे बिना इस तरह के भयानक बिजली के संकट को दूर करने के लिए यह व्यक्ति निस्संदेह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था, जो हेजल हंटर के स्तर से कहीं अधिक था, और दिव्य आत्मा अवस्था की उसकी बाहरी आभा को देखते हुए
यह स्पष्ट रूप से एक स्कैम था। हेजल हंटर का मन तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। अधिराज इतने शक्तिशाली व्यक्ति के साथ क्यों बातचीत कर रही थी? क्या यह तीन प्रतिभाशाली लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई और प्रतियोगी हो सकता है? अगर ऐसा है तो शायद चीजें ठीक नहीं होंगी। इन विचारों को अपने दिमाग में दौड़ाते हुए हेजल हंटर ने रुकने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में वह हवेली के गेट पर पहुंचा और विनम्रता से दस्तक दी। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने आने पर उचित शिष्टाचार दिखाना चाहिए। उन्हें उकसाने का मतलब निश्चित मृत्यु हो सकती है। गेट खुला। मोटा, मानो उसका इंतजार कर रहा था, खुद उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। जाहिर है इस आदमी को पहले ही उसके आने का आभास हो गया था, वरना बिजली को भगाने में उसने जैसे जो सहजता दिखाई वह भागकर क्यों आता? हीन हेजल हंटर का चेहरा भारी हो गया और उसने सलामी में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, वह आदमी बोल पड़ा, आप हमारे मालिक से मिलने आए हैं, है ना? कृपया अंदर आइए। मालिक? हेजल हंटर की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। यदि नौकर इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना अधिक शक्तिशाली होगा। उसने सोचा था कि उसकी हैसियत के कारण वह जहां भी जाएगा उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन स्पष्टतः उसने स्थिति को कम करके आंका था। धन्यवाद। फिर से झुकते हुए हेजल हंटर ने कुछ और नहीं कहा और उस आदमी के पीछे अंदर चला गया। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, हेजल हंटर की नजर 1000 मील के घोड़े पर पड़ी, जो चुपचाप बैठा चाय बना रहा था। पानी चायदानी पर गिर रहा था, जिससे हल्की छपाक की आवाज आ रही थी। यह घोड़ा, इसका भौतिक शरीर और आत्मा पूरी तरह से सामंजस्य में नहीं है, जिससे जीवन और मृत्यु का एक हल्का विरोधाभासी आभास होता है। यह मर गया होगा, लेकिन किसी चमत्कारी तरीके से इसे पुनर्जीवित किया गया होगा। उसकी पलक फड़कने लगी। पुनरुत्थान की ऐसी तकनीक के बारे में तो उसने भी केवल सुना ही था। घोड़े पर इसका प्रयोग होते देखना उसके लिए अविश्वसनीय था। उसकी नजर कमरे में साधना कर रहे 3 व्यक्तियों पर पड़ी, 2 महिलाएं और एक पुरुष। हवा में मौजूद ओरिजिन एनर्जी बिना रुके उनके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। यह यह एक सेंटीग्रेड सोर्स पूल और एक द्रोण लेवल फर्नेस है। ओरिजिन कोर का आकार स्वाभाविक रूप से तय था, जो किसी की महानता की क्षमता को निर्धारित करता था। फर्नेस, जबकि वृद्धि करने में सक्षम थीं, सर्वोच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अत्यंत दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता थी। फिर भी तीनों व्यक्तियों के पास द्रोण लेवल फर्नेस थीं। यह सोचना अकल्पनीय था कि उन्हें किसी बड़ी शक्ति का समर्थन प्राप्त नहीं था। हेजल हंटर ने जिसे एक आसान भर्ती मिशन समझा था, वह अब कहीं अधिक जटिल लगने लगा। कुछ ही मिनटों में छोटे से माया सिटी ने उसे मुख्यालय में देखी गई किसी भी चीज से अधिक चौंका दिया। यहीं रुको, मैं स्वामी को लेकर आता हूं। मोहन मुड़ा और चला गया। एक बार जब मोहन चला गया तो दमनकारी माहौल खत्म हो गया, जिससे हेजल हंटर को आखिरकार खुलकर सांस लेने की अनुमति मिली। वह कुछ ही दूरी पर अधिराज की ओर मुड़ा। अधिराज, मैं हेजल हंटर हूं। मुख्य मुख्यालय से हेजल हंटर। अधिराज का शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से सिर झुकाया। मुख्यालय से एक बुजुर्ग, ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 सितारों का होगा, संभवतः 8 सितारों का भी। बस मुझे बताओ। औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए हेजल हंटर सीधे मुद्दे पर आ गए। अभी मुझे यहां लाने वाला विशेषज्ञ कौन था, और उन्होंने जिस मास्टर का जिक्र किया वह कौन है? अप्रत्याशित प्रश्न से अचंभित अधिराज ने सिर हिलाकर स्पष्टीकरण देने से पहले झिझकते हुए कहा, अभी जो आदमी सामने आया है उसका नाम मोहन है, जो वाइस हॉल
मास्टर भुवनेश्वर का प्रबंधक है। तीनों प्रतिभाशाली लोगों को उनके द्वारा भर्ती किया गया था। अधिराज ने जल्दी से विस्तार से वह सब बता दिया जो वह जानता था। यह सुनकर हेजल हंटर ने राहत की सांस ली। अगर वे तीनों प्रतिभाशाली लोगों को जाने देने को तैयार थे तो यह एक अच्छा संकेत था। इसका मतलब था कि तलवार चाकू सेक्ट के पास अभी भी एक मौका था। कुछ और प्रश्न पूछने के बाद हेजल हंटर चुपचाप अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को आगे बढ़ाते हुए गोल मटोल प्रबंधक के पीछे दूसरे कमरे में चला गया। मोहन ने दरवाजा खटखटाया। मास्टर, क्या आप तैयार हैं? एक और मेहमान आ गया है। हैरान होकर हेजल हंटर ने कमरे में झांका। खाली, नजर में एक भी प्राणी नहीं। अगर यहां कोई नहीं है तो वह किससे बात कर रहा है? विपिन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी संक्षिप्त अनुपस्थिति ने मोहन को ऐसा प्रभाव बनाने का मौका दिया था। इस समय वह नई दुनिया में चुपचाप खड़ा था। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने लापरवाही से एक मुक्का मारा। हवा में एक लहर सी उठी। दुनिया के राजा के रूप में विपिन को तुरंत अपनी ताकत का एहसास हो गया। 2000 हॉर्स पावर। यद्यपि उसकी साधना ओरिजिन कोर के दूसरे लेवल दिग्दक्ष पर ही रही, फिर भी उसकी शक्ति न केवल टूट गई थी बल्कि दोगुनी हो गई थी। जैसा कि स्वर्ग की तकनीक से निर्मित भाग्य से अपेक्षित था, इसने स्रोत जगत द्वारा लगाई गई सीमाओं को तुरंत ही तोड़ दिया। संतुष्टि से मुस्कुराते हुए विपिन ने अपना ध्यान स्वर्ग की लाइब्रेरी की ओर लगाया। किताबों के शीर्ष पर पानी की एक धागे जैसी धारा हल्की सी झिलमिलाती हुई एक नरम चमक बिखेर रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय नियति का करुणामय रूप था। उसकी तलवार की तकनीक की तरह नियति का धागा भी नाजुक लग रहा था, फिर भी यह असाधारण रूप से दृढ़ था, जिसे अलग करना या अलग करना असंभव था। यह नाजुक धागा दो तरह की नियति को जोड़ता है, किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक और स्वर्ग के ईश्वर की प्रचंड पागलपन भरा भाला टेक्निक। हालांकि किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक दूसरे चरण में पहुंच चुकी थी, लेकिन धागे के सामने वही का बब एक बच्चे की तरह नम्र और पूरी तरह आज्ञाकारी दिखाई देती थी। ऐसा लगता है कि नियति में भी पदानुक्रम होता है। स्वर्ग की करुणा मैंने समझा है वह स्पष्ट रूप से उच्चतर स्तर का है, विपिन ने तर्क दिया। यह देखते हुए कि स्वर्ग की करुणा टेक्निक स्वर्ग के पथ से बेहतर एक मैनुअल थी। यह स्वाभाविक ही था कि इससे जो भाग्य उत्पन्न होता है वह असाधारण होगा। उसे इसकी उम्मीद थी, इसलिए इस रहस्योद्घाटन ने उसे आश्चर्यचकित नहीं किया। अगर यह भाग्य है तो इसे स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? इस विचार के साथ विपिन ने स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा वाली पुस्तक को पास लाने की इच्छा की, लेकिन वह आश्चर्य में जम गई। मेरी 500 मिलियन स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा कहाँ है? उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई और विपिन लगभग बेहोश हो गया। मेघ को जबरन वसूली करके उसने ओरिजिन दुनिया में प्रवेश करने के बाद से स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की सबसे बड़ी राशि एकत्र की थी। उसने कुछ समय के लिए इसमें लिप्त होने की योजना बनाई थी, लेकिन कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि साधना के एक ही सत्र के बाद यह सब खत्म हो गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि स्वर्गिक नियति का करुणामय बल हवा में तैरता हुआ कमजोर और दुर्बल दिख रहा था, मानो वह किसी भी एक क्षण बुझ सकता था। यह कैसा घोटाला है! इस डर से भले ही वह बोझा ढोने वाले जानवर की तरह काम करे, तो भी यह इस लालची नियति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। फिर भी शक्ति और आत्मा में उनकी सफलता आत्मदक्ष के शिखर तक पहुंच गई थी, जिससे वह अजेय दक्ष दायरे के करीब आ गए। इतना ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय तलवार ऊर्जा के करुणा से प्रभावित होकर उसका भौतिक शरीर और भी अधिक मजबूत और लचीला हो गया था। यह कच्ची शक्ति से भरा हुआ था। इस समय बिना किसी तकनीक या तलवारबाजी के भी विपिन को विश्वास था
कि वह अपनी नंगी मुट्ठियों से सुबनाश को नष्ट कर सकता है। स्वर्गीय नियति के करुणा के स्वरूप को देखते हुए मुझे अन्य नियतियों की नकल करने में सक्षम होना चाहिए। वाक्यालो किससे ची यह देखकर कि कैसे किस्मत बदलने वाली कालिया घोर चाकू टेक्निक और स्वर्ग के ईश्वर की प्रचंड पागलपन भरी भाला टेक्निक ने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को धागे से जुड़ने दिया, विपिन ने हल्के से मुस्कुराया। वह किसी और डेस्टिनी की नकल करने के बारे में सोच रहा था जब उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। एक विचार के साथ वह नई दुनिया से बाहर निकला और तुरंत मोहन की आवाज सुनी। अपने शरीर को हल्का सा हिलाते हुए विपिन कमरे में वापस आ गया। हम उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। ऊपर की ओर देखते हुए उसने देखा कि तूफान वास्तव में थम चुका था और उसने राहत की सांस ली। इस बीच हेजल हंटर, जो अभी भी इस बात को लेकर उलझन में था कि विशेषज्ञ किससे बात कर रहा था, अचानक विपिन के प्रकट होते ही स्तब्ध रह गया। उसका शरीर अकड़ गया। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ से कमरे को 2 बार स्कैन किया था और कोई नहीं मिला। फिर भी यहां कोई अचानक से प्रकट हुआ था जिससे केवल एक ही निष्कर्ष निकला। इस व्यक्ति की क्षमताएं उसकी अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा थीं, जिससे वे पहचान से बच सकते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नौकर भी इतने ताकतवर थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तथाकथित स्वामी उससे भी ज्यादा ताकतवर था। इस स्थिति को लेकर अनिश्चित हेजल हंटर ने एक बार फिर भुवनेश्वर की जांच की, लेकिन पाया कि उसकी आभा पूरी तरह से छिपी हुई थी। वह उस आदमी के लेवल को नहीं समझ पाया। यदि कोई व्यक्ति, अपने स्तर का व्यक्ति, यह समझने में असफल हो जाए तो इसका अर्थ 2 बातों में से एक होगा। या तो उस व्यक्ति की शक्ति उसके बराबर होगी या उससे कहीं अधिक होगी। इस बिंदु पर हेजल हंटर पूरी तरह से आश्वस्त था। मोहन और भुवनेश्वर अद्वितीय विशेषज्ञ थे, जबकि हेजल हंटर सदमे में था। अघोर चाकू सेक्ट का दूसरा शिष्य वेनम अंततः जेनिथ किंगडम से भागकर माया सिटी में आ गया था। उसने पहले आए तूफान को देखा था, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया था क्योंकि उसका उससे कोई संबंध नहीं था। अब जब तूफान थम गया था तो उसने इस पर और ध्यान नहीं दिया। क्या मुझे सीधे मेघ के पास जाना चाहिए या स्थिति को समझने के लिए पहले भुवनेश्वर से बात करनी चाहिए? अगर वह सीधे मेघ से भिड़ता तो वह दुश्मनी कर सकता था और हमला कर सकता था। भुवनेश्वर उसका कनिष्ठ भाई होने के कारण उससे संपर्क करना आसान होना चाहिए। वेनम को पता नहीं था कि भुवनेश्वर पर पहले से ही राक्षस होने का आरोप लगाया गया था। चारों ओर पूछताछ करने के बाद वेनम ने जल्दी से अपने कनिष्ठ भाई के निवास का पता लगा लिया और अपने उड़ने वाले स्रोत जानवर पर सवार होकर सीधे उसकी ओर चल पड़ा। एक वरिष्ठ भाई के रूप में अब कुछ आधारभूत नियम निर्धारित करने का समय आ गया।